हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट सेक्शन के। ये हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं 2024 की। तो इससे पहले हम आईआर, पॉलिटी और इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी भी इस चैनल पे पूरी कंप्लीट कर चुके हैं जुलाई 2024 करंट अफेयर्स की विजन आईएएस मंथली मैगजीन से। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं, ये वीडियो देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद फिर आप देख लें पहले की जो अपलोडेड वीडियोस हैं, ठीक है। और विजन आईएएस मंथली मैगजीन या कोई भी मंथली कंपाइलेशन कितना इम्पोर्टेंट है मीन्स के लिए, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे अगर आपने 2023 की सारी की सारी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन उठा ली होंगी। और जो भी अभी मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था 2024 का यूपीएससी का, और उसमें से आप देखिएगा कितना जो सीएजी का टॉपिक आया, कहने को तो वो स्टैटिक है लेकिन वो करंट अफेयर्स में भी था, ठीक। और काफ़ी सारे ऐसे पॉवर्टी और ये सब क्वेश्चंस थे जो कि हमने करंट अफेयर्स में लास्ट ईयर देखे थे, मतलब वीडियो तो नहीं बनाई थी, खुद से बड़े थे। तो ओवरऑल मतलब मैगजीन्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा आपको बेस बना के देंगी और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंटर्स भी देंगी। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है मेंस की, कुछ भी नहीं है, मतलब आपको लग रहा है आप नोट्स कहाँ से बनाएं, तो प्लीज़ 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 विजन आईएएस मंथली मैगजीन की जितने भी टॉपिक्स हैं उनके एक एक चीज़ के नोट्स बना लें। वो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है या कहीं और से भी आ रहा है, तो आप इधर के पॉइंटर्स, इधर की जो नॉलेज है, क्योंकि देखो 12 महीने की मैगजीन वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर आप नोट्स वगैरह बनाएंगे तो काफ़ी हो जाती है और काफ़ी सारा कंटेंट आपका वहाँ से प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, वैसे तो वेस्ट नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप आज एक काम करें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2023 के सारे विजन आईएएस मंथली मैगजीन का कंटेंट देख लें। और आप जो इस साल के मेंस के पेपर आए जीएस 1 2 3 4 उसको देख लें और PYQs देख लें। 80% ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू टेकल विद द हेल्प ऑफ दिस मैगजीन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंस, तो करनी तो है ही हमें, तो मेंस 365 पर ना डिपेंडेंट होके हम मंथली मैगजीन कर लेंगे। चलो, तो हाई सीज ट्रीटी के बारे में देखेंगे कि तो ये न्यूज़ में क्यों है। हाँ, और सुनो, हमेशा की तरह हम आपसे ये लास्ट बात कि भाई पेन और कॉपी लेके आएँ, स्क्रिबल साथ में करते चलें, बात के भरोसे ना बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया, ठीक है, अब जो इंडिया है वो साइन कर रही है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन BBNJ, है ना, एग्रीमेंट। और जिसको हम हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन को स्पीयर हेड करेंगे। तो कुछ याद करना है क्या इससे प्रीलिम्स और मेंस के लिए? नहीं, कुछ याद नहीं करना। हाँ, लेकिन मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाता है BBJN हाई सीज ट्रीटी के बारे में, तो आप यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप ये याद रख लें कि करंटली इंडिया की यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है BBJN अग्रीमेंट को, जिसको हम हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को करेगी। अब यहाँ से भी लिख सकते हैं, अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हाई सीज ट्रीटी जो है वो हाई सीज जो है वो क्या होती हैं। हाई सीज ऐसे एरियाज होते हैं जो कि नेशनल जुरिसडिक्शन जो है किसी भी कंट्री के, उसके बियॉन्ड होते हैं टिपिकली। अब देखो, अब यहाँ से एक PYQ 2022 या 21 में आया था, हम आपको बताते हैं प्रीलिम्स में कि टिपिकली क्या होता है, जो नेशनल जुरिसडिक्शन है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है, जिसको हम 370 किलोमीटर्स कहते हैं। अब इसको 370 किलोमीटर्स आपको याद करना है क्या? जी हाँ, आपको याद करना है, क्योंकि ये PYQ है। और PYQ से तो फिर आपको कोई भी चीज़ हो उसके पेरिफेरल आपको याद करनी ही है, चाहे वो रोड लर्निंग ही क्यों ना कहलाए। तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर नेशनल जुरिसडिक्शन कहाँ होता है? 200 नॉटिकल माइल्स होती है 370 किलोमीटर कोस्ट लाइन से। उस एरिया को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। किसको? ये हमारी इंडिया है, इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक हम EEZ बोलेंगे इसको, और इसके बाहर जो भी एरिया आएगा उसको हम हाई सीज बोलेंगे, ठीक है। चेन्नई एक्सप्रेस देखा होगा अगर आपने, तो उसमें देखा होगा कि शाहरुख खान जो रहते हैं वो वहाँ से नीलम्मा के गांव से जब भाग रहे रहते हैं तो वो एक ऐसी श्रीलंकन शिप में आ जाते हैं और वहाँ पे किसी का भी जुरिसडिक्शन नहीं चलता है क्योंकि वो हाई सीज में रहते हैं, है ना। तो
वहाँ से आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे और प्रोसेस भी कर पा रहे होंगे पूरी इन्फॉर्मेशन को। इतना कोई खास नहीं हो, कहाँ पे कैसे यूज़ करना है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा इस वीडियो के थ्रू, और वीडियो भी आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। तो फिर अभी ग्लोबल कॉमन्स क्या है? अब ग्लोबल कॉमन्स क्या, हाई सीज जो है, देखो 64% रफली 2/3 जो है टोटल ओशन का वो बनाती है, उसको हम ग्लोबल कॉमन भी कहते हैं, मतलब ना तेरी ना मेरी सबकी। फिर इनको ये किसी को बिलोंग नहीं करती हैं, एवरीवन जो है वहाँ पे इक्वल राइट जो है नेविगेशन का, वो फ्लाइट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, साइंटिफिक रिसर्च और लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक अंडर सी केबल्स वहाँ पे एंजॉय करते हैं। अब बीबी अब देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि ह्यूमन जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव ही है, हमें ऐसा लगता है मतलब बाय नेचर वो डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग ही है उसकी। तो कभी जैसे कि हमने खुद भी देखा होगा, हमारे खुद के घरों को तो हम बहुत साफ़ करते हैं, आजकल कचरे वाली गाड़ी आने लगी, लेकिन जो सड़क है हम वहाँ पे जाके डंप कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको यूज़ में नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं इसको दूसरे को भी यूज़ में नहीं लेने दूंगा, उसको गंदा कर दूंगा। ऐसा बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है। तो हाई सीज के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यूज़ की बात आती है तो यूज़ तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है कि भाई इसको क्लीन कौन करेगा या फिर इसका ध्यान कौन रखेगा, तो नो वन टेक्स इट, है ना, कोई भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहता है। तो इसी BBJN एग्रीमेंट इसलिए ये लाया गया है कि ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फॉर्मली, इस एग्रीमेंट को कहते हैं कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ऐसे एरियाज जो कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हैं, वहाँ पे कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ होगा मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि दूसरे की चीज़ है या हमारी खुद की चीज़ नहीं है तो हम उसको एक्सप्लॉइट ही करे जा रहे हैं यूज़ करके और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। फिर अंडर UN क्लॉज, अब UN क्लॉज के अंडर आती है ये जो BBNJ एग्रीमेंट है, ये किसके अंडर आती है? इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी के अंडर आती है या UN क्लॉज के अंडर आती है? ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो भैया आपको याद करना है कि जो BBNJ एग्रीमेंट है वो UN क्लॉज के अंडर आती है, और 200 नॉटिकल माइल्स मतलब होता है 370 किलोमीटर्स। ये दोनों चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए याद करनी है, और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं आपको मेंस में कहीं ना कहीं यूज़ करनी ही करनी है, ठीक है। फिर ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। अब इंटरनेशनल ट्रीटी है UN क्लॉज के अंडर BBNJ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज। BBNJ एग्रीमेंट जो है वो विल बी द थर्ड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट होगा। याद करना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए मेंस में कभी आप इसको यूज़ कर सकते हो कि थर्ड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट होगा UN क्लॉज के अंडर, अगर ये इन्फोर्स हो जाता है इसकी स्टिल इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट्स के साथ साथ, ठीक है। अब 1994 पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, ठीक है, क्या है ये 1994 पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट जो है, देखो इसको थोड़ा आप देख लें, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं GS2 के तो वहाँ पे IT एक्ट का सेक्शन 64 पूछ लिया था। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि वो पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट 1994 पूछ लें, ऐसी गूगली डाल दें। मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कभी कभी, जैसे इस बार अभी ट्विस्टर्स के बारे में क्वेश्चन आया था, अगर आपने ना देखा हो तो ऐसे ट्विस्टर्स के बारे में क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पे एकदम से देखो एग्जाम हॉल में क्या होता है, हम प्रोसेस नहीं कर पाते ट्विस्टर क्या है भाई, हमने तो कभी डायरेक्ट पढ़ा नहीं है। फिर आप देखोगे तो ट्विस्टर हम साइक्लोन से रिलेटेड कुछ उससे लिख सकते हैं, या टॉर्नाडोज, टाइफून से रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं। तो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन वो क्योंकि वो ये इसलिए ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं ताकि अगर आपने रोड लर्निंग की हो तो वो जो है वो वहीं के वहीं चेक हो जाए कि आप ऐसी सिचुएशन को अचानक जो क्वेश्चंस आ गए हैं तो आप उनको हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। तो वो चेक करने के लिए वो कुछ भी ऐसे एक दो क्वेश्चन मेंस में अनएक्सपेक्टेड से डाल देते हैं। तो 1994 पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट क्या है, वो एड्रेस करता है एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन, किसको, एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन को मिनरल रिसोर्सेज का इंटरनेशनल सीबेड एरियाज में। और 1995 UN फिश स्टॉक एग्रीमेंट जो है ये एड्रेस करता है कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, किसका, और स्ट्रैडलिंग एंड हाईली माइग्रेटरी फिश स्टॉक्स का। तो एक ही हो गए, दो हो गया, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन BBNJ एग्रीमेंट हो जाएगा,
ठीक है, अगर ये एनफोर्स हो जाता है तो। अडॉप्शन देख लेते हैं। ये जो है BBNJ एग्रीमेंट ये 2023 में अडॉप्ट किया गया था और ये अभी भी ओपन है सिग्नेचर के लिए 2 साल तक के लिए, मतलब 2025 तक के लिए। फिर ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी क्या? जी हाँ, ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी अगर ये फोर्स में आ जाता है, अगर 60 कंट्रीज जो है इसको रेटिफाई कर देती हैं। प्रीलिम्स के लिए याद करना है क्या? नहीं, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ हम आपको एक बैकग्राउंड समझ के लिए बता देते कि अगर 60 कंट्रीज जो है साइन करने के बाद इसको रेटिफाई कर देती है ना, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती है कि हाँ हम करेंगे, तब उसके 120 दिन बाद जो है ये किस में आ जाएगा, ये फोर्स में आ जाएगा। अभी 2024 जून तक क्या है, 91 कंट्रीज जो है इसको साइन कर चुकी हैं। अब आप सोचेंगे कि 60 से तो ज़्यादा ही हो गए हैं BBNJ एग्रीमेंट को, तो फिर ये क्यों नहीं आ रहा है उसके 120 डेज बाद? नहीं, इसको साइन किया, इसको रेटिफाई नहीं किया है। 8 पार्टीज ने इसको रेटिफाई किया है। साइन और रेटिफाई दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझते होंगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका BBNJ का? तो अगर BBNJ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, आ जाता है, तो अभी हमने आपको बताया ना कि ये आपको क्या लिखना है यहाँ पे आप उसकी क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में, इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, है ना, इट फॉर्मली कॉल्ड द एग्रीमेंट, ये लिख सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें लिखने के बाद आप लिख सकते हैं उसका ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल, इंट्रोडक्शन में ही लिख सकते हैं कि विच एम्स टू एंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ किसका, मैराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन फॉर द प्रेजेंट एंड इन लॉन्ग टर्म, ये अभी हम आपको समझा चुके हैं। फिर इसकी की गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द एग्रीमेंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक। तो की गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द एग्रीमेंट आप लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे गोलू बना देना और फिर लिख देना पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, डायग्राम बनाएंगे तो अपना वैसे ही वो अच्छा लगेगा, या फिर ऐसा 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 कुछ कुछ बना देना और फिर ऐसे लिख देना, ठीक है। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है, आई होप आप ये जानते होंगे कि जो पॉल्यूट करेगा वही कुछ ना कुछ अमाउंट पे करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड, इसमें कुछ इतना ना इंग्लिश है बहुत और ना जानने वाली। फ्रीडम, किसकी फ्रीडम? मराइन साइंटिफिक रिसर्च की, कोई भी आप वहाँ जाके कर सकता है। फिर प्रिंसिपल है इक्विटी एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खुला है तो सब जाके आप ही अपनी पॉकेट्स में भर लें और किसी को मौका ही ना दें क्योंकि आपके पास पावर और पैसा है। फिर है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिकॉशंस भी लेना है, इकोसिस्टम अप्रोच भी, इकोसिस्टम को मद्देनजर रखते हुए ही काम करना है। यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिजीनियस पीपल, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये बात को। तो ये की गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिख सकते हैं आप एग्रीमेंट की, जब भी BBNJ एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो। और की प्रोविजंस क्या है BBNJ एग्रीमेंट की, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये इट अप्लाइज कहाँ पे अप्लाई होगा, ऐसे फिर वही बार बार यही है, अरे भैया कहाँ पे अप्लाई होगा, नेशनल जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड ABNJ, ठीक है, जहाँ पे हाई सीज भी इंक्लूड हैं। और ये अप्लाई नहीं होती हैं वॉरशिप या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट या फिर नवल ऑक्सिलरी पे, मतलब ये जो जैसे कि हम इकोसिस्टम को देख के चल रहा है या फलाना दिमाग, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वॉरशिप्स नवल ऑक्सिलरी और मिलिट्री एयरक्राफ्ट पे नहीं होती हैं। ओनली पार्ट सेकेंड जो है जहाँ पे डील करता है वो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से, पार्ट सेकेंड जो है BBNJ का वो किससे डील करता है, वो करता है मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज से। अप्लाई होता है किसी भी गवर्नमेंट वेसल पे इन नॉन कमर्शियल सर्विस, ठीक है, कमर्शियल सर्विस नहीं, नॉन कमर्शियल सर्विस, ठीक है। याद करना है प्रीलिम्स के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अभी लागू भी नहीं हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट इसमें प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। प्रीलिम्स से जो क्वेश्चन बन रहा है ये कि BBNJ एग्रीमेंट जो है, जो अभी तक रेटिफाई कुछ भी नहीं हुआ है, वो किसके अंडर है, वो UN क्लॉज के अंदर है, ना कि ISA के अंडर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्योंकि उन्होंने पहले पूछ चुका है कि नेशनल जुरिसडिक्शन जो है किसी भी सी का वो कितने का होता है, 12 ऐसी कुछ पूछा था उन्होंने, और ये 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स की जगह आप क्या पूछ सकते हैं, किलोमीटर्स में पूछ सकते हैं, तो वो होता है 370 किलोमीटर्स, ठीक। आई बात समझ में आप लोगों को? आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और आप अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुरानी वीडियोस भी देख लें अगर अच्छा लग रहा है, मतलब इसी अप्रोच से हमने उसको पढ़ाया हुआ है, और आप नोट्स बनाते चलें उसका, है ना। यही हमारी पेडागोगी कि रिपीट भी करते चलो कि बच्चों को वहीं के वहीं समझ में आता जाए और उनको याद भी होता चले।
फिर इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट क्या है, और फिर क्या होता है हमको एप्लीकेशन मालूम होता है ना कि हमें इस चीज़ को कहाँ किस तरीके से यूज़ करना है, कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो हम इस ये जो नॉलेज है हाई सीस ट्रीटी के बारे में, नॉटिकल माइंस के बारे में, और फिर रेटिफिकेशन और ये सब चीज़ों के यूएन क्लॉज के बारे में, तो हम कहीं ना कहीं अगर किसी और के बारे में क्वेश्चन आ रहा है वो जो पॉइंटर्स है वहाँ फिट हो सकते हैं तो हम उनको फिट कर देंगे। ठीक। इंस्टीट्यूशनल अग्रीमेंट ट्रीटी जो है एस्टैब्लिश कर रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी, जिसमें है ना जो ट्रीटी एंड इज द मेन डिसीजन। सीओपी में कौन होंगी, पार्टीज होंगी, पार्टीज टू द ट्रीटीज जो जिन जिन ने साइन कर रखा है, और यही मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी एक्सेप्ट फॉर सर्टेन मैटर्स, है ना। और कुछ जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स होंगे वो इनके अलावा कोई और करेगा। फिर साइंटिफिक और टेक्निकल बॉडी होगी, इसमें क्या होगी, साइंटिफिक और टेक्निकल बॉडी। तो अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 25 तो अगले साल ही है, हाँ, 26-25 की कर रहे हैं तब तक तो ये शायद हो सकता है कि ये रैटिफाई भी हो जाए, तो क्वेश्चन जो है वो इसमें से बन ही सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए ये ओपन है अभी सिग्नेचर के लिए, रैटिफाई होने के लिए। अगर 60 पार्टी रैटिफाई करती थी तो 25-26 में तो इससे ऐसे क्वेश्चन बन ही सकता है कि अगले साल तक न्यूज़ में रहने ही वाला है। ठीक है, तो फिर साइंटिफिक और टेक्निकल बॉडी भी बनेगी। तो एसटीवी जो है ये क्या साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस देगी सीओपीज को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को। क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म जो है वो प्राइमरली ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म और सर्व करेगा एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह। ठीक है, इससे जो पार्टीज हैं पार्टीज को अनेबल करेगा, क्या अनेबल करेगा, एक्सेस करेगा, करने को अनेबल करेगा, प्रोवाइड एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन 4 सस्टेनेटिव एलिमेंट्स ऑफ द बीबीएनजे ट्रीटी। अब ये कौन से हैं 4 सस्टेनेटिव एलिमेंट्स, ये हम देखेंगे बाद में। फिर सब्जेक्ट मैटर कमिटी होगी इसमें, इनमें एक्सेस, इसमें क्या कुछ इतना काम का नहीं है लेकिन बता देते हैं क्योंकि इतना ना आप मेंस में लिख पाएंगे कि ये होगा और फिर इसमें कौन कौन होगा, सिर्फ ना तो आप याद कर पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे, ना आप ना हम। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा, साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी, ये लिख लीजिए। फिर आप नोट्स में ये लिख दीजिए। सब्जेक्ट मैटर कमिटीज होंगी इसमें, दिस इंक्लूड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कमिटीज। इसमें कौन कौन आएगा, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग कमिटीज आएंगी। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी कमेटी होगी, फाइनेंस कमेटी होगी, और इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस कमेटी भी होगी। फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ठीक है, एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म भी ये एस्टैब्लिश करता है। अब प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आ सकता है 2025 का, तो आई डोंट थिंक कि 2026 में आ सकता है क्या, कि ये एस्टैब्लिश करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म। जी हाँ, ये करता है एस्टैब्लिश फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो प्रोवाइड करेगा एडिकेट एक्सेसिबल एडिशनल एंड प्रेडिक्टेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि सीओपी के अंडर काम करेंगी। ठीक, तो बीबीएनजीटीटीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज देख लेते हैं हम। देखो कुछ भी इसमें से ना क्वेश्चन बनेगा, ना कुछ भी बनने लायक है, ना मीन्स में ना प्रीलिम्स में, आप खुद से देख लेना, पर मैं आपको बता दे रही हूँ एक बार। एसेस कॉन्ट्रीब्यूशंस, फिर फंड्स, बीबीएनजेस इंस्टीट्यूशन है, फिर बीबीएनजेस टीटी फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या चल रहा है, वॉलंटरी ट्रस्ट फंड है, फंड्स पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स पार्टीज इन द मीटिंग्स ऑफ द बीबीएनजे टीटीज बॉडी। क्या किसको करेगा, वॉलेंट्री फंड जो है किसको फंड करेगा, पार्टिसिपेशन, किसके पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेटिव डेवलपिंग स्टेट पार्टीज है ना, उनके पार्टिसिपेशन को फंड करेगा मीटिंग्स में बीबीएनजेटीटी बॉडी की। ठीक है, फिर है स्पेशल ट्रस्ट फंड है, एक वॉलेंट्री फंड हो गया, फिर स्पेशल ट्रस्ट फंड है। ठीक है, एमजीआर मॉनेटरी, ठीक है, एमजीआर मॉनेटरी बेनिफिट शेयरिंग और मरीन ग्रीन रिसोर्स, हाँ, मॉनेटरी बेनिफिट शेयरिंग, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। फिर उसको प्लस कर दो भैया किसमें, ग्लोबल फैसिलिटी फंड, ट्रस्ट फंड। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अंडर द ट्रीटी, जो भी है इस ट्रीटी के अंडर जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करेंगे, असिस्ट करेंगे डेवलपिंग स्टेट पार्टीज को बीबीएनजे ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने में। फिर सपोर्ट उनको फंड करेंगे कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए फंड करेंगे। इंडिजिनियस पीपल, लोकल कम्युनिटीज़ और होल्डर्स, जो ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिशनर और होल्डर्स हैं उनको फंड करेंगे। फिर अंडरटेक करेंगे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि सीओपी ने जो है वो डिसाइड कर रखी है और उसको भी ये फंड करेंगे। ठीक है, हाँ, फिर वो सस्टेनेटिव एलिमेंट ऑफ बीबीएनजे अभी हमने ऊपर बात की थी ना, तो ये एमजीआर ऊपर देखा था ना हमने, क्या ये मरीन
जेनेटिक रिसोर्सेज। तो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज आएंगे फॉर सस्टेनेटिव एलिमेंट्स BBNJ ट्रीटी के अंडर। तो जिसमें फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स भी होंगे। फिर ऐसे मेजर्स सच एज एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स इंक्लूडिंग मरीन प्रोटेक्टिव एनिमल्स। फिर एरियाज, फिर है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स। फिर क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये फोर सब्सटेंटिव एलिमेंट है BBNJ TT के अंदर। आपको मेंस में क्या करना है, सिर्फ ऐसे लिखना है 4 सब्सटेंटिव एलिमेंट ऑफ BBNJ, फिर ऐसे 1 2 3 4 बस। कोई इसके अंदर ये नहीं लिखना है, ये सब जो इतनी बातें दी है इन्होंने, ठीक है। हाँ, अगर 2026 में हो सकता है, क्योंकि जब तक ये रेटिफाई भी हो जाए तो फिर पर्टिकुलरली इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द 4 सस्टेनेबल एलिमेंट्स ऑफ BBNJ एग्रीमेंट। फिर आपको ज़रूर ये लिखना है। फिर इसकी नॉलेज आप लिख सकते हो कि मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, कोई भी मटेरियल, मरीन प्लांट, एनिमल, माइक्रोबियल और किसी भी ओरिजिन, अदर ओरिजिन जिसमें फंक्शनल यूनिट्स हैं हेरिडिटरी और फैक्चुअल, तो वो आते हैं मरीन जेनेटिक रिसोर्स में। फिर बेनिफिट शेयरिंग ट्रीटी एस्टैब्लिश कर रहा है ऐसे मैकेनिज्म्स को, फेयर और इक्विटेबल। ये ऊपर बार बार हम ये देख सके हैं, कोई भी अभी तक कंसेंसस या डेफिनेशन नहीं है DSI के ऊपर, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के ऊपर। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब बातें हमने ऊपर देखनी है, ठीक है। तो आप ये खुद से रीड कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल, ये क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, वेल कनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। ना प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन पूछेगा, ना मेंस में पूछेगा। मेंस में अगर पूछेगा तो 2026-27 के बाद ही पूछेगा, इस साल तो कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। लेकिन जब भी आप अपने मन की तसल्ली के लिए ये सब तो आपको लिखना ही लिखना है। 4 सस्टेनेबल एलिमेंट ऑफ BBNJ एग्रीमेंट, ये तो आपको लिखना ही है, लेकिन इनको आप एक बार हल्का फुल्का सा रीड कर लें, ठीक। आई बात समझ में। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ BBNJ एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, ये ज़रूर आपको करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ BBNJ एग्रीमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। फिर है मिटिगेशन इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर है इक्विटेबल इकोनॉमिक ऑर्डर। फिर है सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, रिसोर्स बेनिफिट्स और प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या है भाई, मेन एम तो इसका यही है क्या कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है ऐसी जगह पे जो कि नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आ रही है। कैसे करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो मरीन रिसोर्सेज का, बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो जिससे पॉल्यूशन इंक्लूडिंग प्लास्टिक भी कोई वहां पे जाके डंप ना करे। ओशन एसिडिफिकेशन को भी चेक करना है। UN एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डेटा है, नोट कर लें, 17 मिलियन टन जो है प्लास्टिक का वो डंप किया गया है ओशियन में 2021 का ये रिपोर्ट है, 2021 तक की बात है ये। तो भाई ये आपको ये लिखना है। और आप चाहे ना BBNJ एग्रीमेंट पे आपको लिखना हो तो आप इधर से भी वो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन जो है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि भैया UN एस्टिमेट्स ऐसा ऐसा कर रहा है, इसलिए देयर वाज अ नीड, सॉरी कंक्लूजन में नॉट इंट्रोडक्शन में, तो देयर वाज अ नीड फॉर सच अ ट्रीटी जो कि हाई सीज के बारे में बात कर सके, वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात भी कर सके। फिर मिटिगेटिंग इम्पैक्ट्स, क्लाइमेट चेंज के जो भी इम्पैक्ट्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए भी ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है मरीन इकोसिस्टम पे, जैसे कि वार्मिंग, ओशन डीऑक्सीजनेशन चल रहा है, ओशन वार्मिंग हो रही है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज ही चलते हो रहा है। अगर हमने अपने अपने घरों की तो बात कर ली, अपने अपने नेशनल जुरिस्डिक्शन की तो बात कर ली, लेकिन हमने हाई सीज की बात नहीं करी, तो हमने क्या किया, ठीक। हाँ, फिर ये हो गया इक्विटेबल इकोनॉमिक ऑर्डर अग्रीमेंट जो है वो मदद करेंगे किसमें, रिलाइज अ जस्ट और इक्विटेबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को, जो कि इंटरेस्ट और नीड्स हैं डेवलपिंग स्टेट्स की, कोस्टल या फिर लैंडलॉक की। भाई लैंडलॉक स्टेट्स हैं उनके पास ऐसा पता चल रहा है कि जो ऐसे स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स देश हैं जो कि जिनके पास मरीन बॉर्डर है, कोस्टल बॉर्डर्स हैं, तो वो तो कर पा रहे हैं, लेकिन जो लैंडलॉक्ड हैं वो बेचारे इसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ दिक्कत हो रही। तो ये सब ना हो, सब बिल्कुल कि और डेवलपिंग स्टेट्स जो पैसे वाले स्टेट्स हैं वो जा रहे हैं पहले एक्सप्लॉइट करके आ जा रहे हैं, और डेवलपिंग स्टेट्स के पास कुछ ही नहीं मिल रहा है। वो बेचारे उनको इनके क्लाइमेट पॉल्यूशन के कारण उनको और अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, इसलिए ऐसे BBNJ टाइप्स एग्रीमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सुनो आप हमारी बात, अब
ये तो हम पढ़ रहे हैं बीबीएनजे एग्रीमेंट के बारे में, लेकिन कोई भी कल को ऐसे उठा-पटक करके वो कोई भी ट्रीटी दे देते हैं या जिसका आपने दूर-दूर तक नाम नहीं सुना है। आपको इन सब बातों को वहाँ पे बिल्कुल चिपका के आना है, क्योंकि देखो पॉजिटिव चीज़ें तो पॉजिटिव ही हैं। अगर किसी भी हाई सीस ट्रीटी के बारे में कोई भी ट्रीटी हो गई है कल को आपको या हमें आता ना पता और वो यूपीएससी उठा के दे दे, तो आप बिल्कुल इन बातों को लिख के आ जाना। जैसे कि इस बार क्वेश्चन आया था पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर आई थिंक, है ना। तो अगर अब हाँ GS2 में ही आया था ये, हाँ GS2 में ही आया था पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, या फिर GS3 में आया था। तो वहाँ पे ना लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो एग्जाम हॉल में इतना नहीं समझ में आता है कि क्या लिखें, तो कुछ नहीं, वहाँ पे NGOs के एज इट इज़ जो भी प्रोस कॉन्स हैं, चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड है, वो आपको लिख के आना था। कुछ नहीं तो कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते, ठीक। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें ऐसे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सॉरी बीच बीच में पॉज करना पड़ रहा है, आज थोड़ा ना कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा ही, बीच बीच में ये मौसम चेंज होता है तो हमें हो जाता है सर। तो फिर सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक एंड एक्सपेंशन और रिसोर्स बेनिफिट, बीबीएनजे एग्रीमेंट जो है वो इंडिया को अलाउ करेगी क्या, उसकी जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है EEZ, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बियॉन्ड जो भी प्रेजेंस है उसको स्ट्रेंथन करने में मदद करेगी, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग है। रिसोर्स बेनिफिट्स, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलेंगे ही मिलेंगे, और फिर इंडिया का जो मरीन कंजर्वेशन एफर्ट्स जो अभी चल रहे हैं और कोलैबोरेशन चल रहे हैं उसको भी स्ट्रेंथन होगा वो ओपन। और फिर एवेन्यू साइड इफेक्ट रिसर्च भी अलाउ किया, आपने देखा होगा बीबीएनजे एग्रीमेंट के अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला सीन भी चल रहा है। तो इससे क्या होगा, हमको नए हॉर्सफियर्स मिलेंगे साइंटिफिक रिसर्च के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म के लिए। फिर है प्रपोर्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, कैसे भाई, हमें इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड और इकोसिस्टम सेंट्रिक अप्रोच जो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स पे लेके चलना है, जिससे ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो भी एनहांस हो। तो ये है सिग्निफिकेंस की, और इंडिया की कंटेक्स्ट में भी आप इस चीज़ को लिख सकते हो, क्योंकि देखो अंडमान एंड निकोबार में हमारी बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो रह रही हैं और उनको काफ़ी अच्छा इंडिजिनस नॉलेज है भाई, ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो लोग अपनी लाइफ इतना बढ़िया से रह रहे हैं ना नेचुरल तरीके से, तो उनकी नॉलेज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने सिग्निफिकेंस के बारे में लिखा है, प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, लेकिन हम इंडिया की सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया के कंटेक्स्ट में भी ये बात लिख सकते हैं। फिर इस चीज़ का कंक्लूजन देख लो भैया कि जो ग्रोइंग रिकॉग्निशन है, जो देखो इतना बड़ा ओशन जान है हमारे पास, उसका इतना क्रिटिकल रोल है, ये इसको रिकॉग्नाइज करना ही बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका ऐसे क्या हो जाएगा, ये बीबीएनजे एग्रीमेंट जो है ये लॉन्ग अवेटेड और फाइनलाइजेशन अगर इसका हो जाता तो ये इस क्रिटिकल रोल को जो है वो बहुत अच्छे से फाइनलाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। जो एग्रीमेंट है क्रूशल रोल भी प्ले करेगा। जो रिसेंट एम्बिशंस है हमारे 30/30 है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंजर्वेशन 30% कंजर्वेशन बाय 2030, ये 30/30 जो हमारे एम्बिशंस हैं उसको भी अचीव करने में हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देख ली, ये चीज़ देख ली। अब हमें क्या देखना, हमें यूएन क्लॉज के बारे में देखना है। यूएन क्लॉज क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। यूएन क्लॉज के अंडर है बीबीएनजे एग्रीमेंट, तो हम यूएन क्लॉज को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है और शायद पूछा भी है PYQs में, अभी इतना याद नहीं आ रहा है, मतलब याद तो रहता है पर अभी कोल्ड हो रहा है। तो यूएन क्लॉज जो है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल लॉ है जो कि ले डाउन करता है बहुत ब्रॉड फ्रेमवर्क्स, ठीक है, जिससे लेजिटिमेट बिहेवियर किस पे, यूज ऑफ सी ओशन हर जगह। कब अडॉप्ट हुआ था, 1982 में, फोर्स में आया 1994 में। पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे अडॉप्ट और रेटिफाई और फोर्स वाले, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी पूछ ले यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, तो देख ले। फिर स्टेट पार्टीज कौन थे, यूएन क्लॉज जो है ना उसने ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इसकी, है ना, ठीक है। तो स्टेट पार्टीज 170 स्टेट पार्टीज हैं, इंडिया है क्या इसका पार्ट, हाँ, यूएन क्लॉज को इंडिया ने साइन कर रखा है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस भी इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में, वैसा तो लगता नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में ना आए तो भाई सीडीएस के एग्जाम में आ जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस किसको कहते हैं, यूएन क्लॉज को कहते हैं, ना कि ISA को। प्रोविजन क्या है, ये डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, राइट्स एंड ड्यूटीज। देखो यूएन क्लॉज पे क्वेश्चन आ जाए मेंस में डायरेक्ट, तो आपको इंट्रोडक्शन में ये बातें लिखना है। इट डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज, किसके राइट्स और ड्यूटीज, नेशंस के राइट्स और ड्यूटीज किसके रिगार्डिंग, ओशन और उसके यूज और
के रिगार्डिंग, और ये एड्रेस करता है ऐसी इश्यूज को सोवरेनिटी, पैसेज राइट्स और राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक यूसेज। ऐसा नहीं है कि ये किसी का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सी में यहाँ तक आ रहा है और पता चल रहा है चाइना भाई साहब चले यहाँ से निकाल के ले जाए, तो ये भी एक क्राइम जैसा ही माना जाएगा। और उसको कौन देखेगा? यूएन क्लॉज जो है इस चीज़ को डिसाइड करता है। फिर इंटरनेशनल सीबर्ड अथॉरिटी है, ये एस्टैब्लिश करता है आईएसए को, ये माइनिंग से रेगुलेट करता है। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस है, लेकिन आईएसए जो है ये माइनिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है ओशन फ्लोर पे नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड उनको देखता है। टेरिटोरियल डिमार्केशन जो है ये यूएन क्लॉज जो है, अनक्लॉज जो है, ये डिमार्केट करता है अलग अलग जोन्स को ओशियन के। हाँ जी, अब देखिए ये हम कह रहे थे ना 12 नॉटिकल माइल्स करके कुछ आया था, तो यही क्वेश्चन था। वो टेरिटोरियल सी जो है ये कहाँ तक आती है? 12 नॉटिकल माइल्स जो है शोर और कोस्टल स्टेट्स जो है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या आती है? टेरिटोरियल सी, फुल सोवरेनिटी होती है। फिर आता है कंटाजियस जोन। एक मिनट बस, ठीक है। टेरिटोरियल सी देख लिया आपने, ये देखिए टेरिटोरियल सी बेस लाइन, एक मिनट, ये टेरिटोरियल सी बेस लाइन ये 12 नॉटिकल माइल्स तक आती है। देन आता है कंटाजियस जोन जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है, सॉरी 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। और ये एक बफर जोन की तरह जो है उसकी तरह काम करता है। कोस्टल स्टेट है ना, जिसमें कोस्टल स्टेट जो है, यार हमारा घर ना थोड़ा बिग बॉस की तरह है, वो जो सीन देता है मैं तेरे मुंह पे चाय फेंक दूंगा, वो यही चलता रहता है। कंटाजियस जोन यहाँ इट एक्सटेंड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स एंड और बफर जोन की तरह एक्ट करता है, जिसमें कोस्टल स्टेट जो है उसमें लिमिटेड एनफोर्समेंट अथॉरिटी होती है। इन्फ्रिंजमेंट जो है टेरिटोरियल जोन में उसको प्रिवेंट करने की, मतलब समझ रहे हैं आप इस बात को कि भैया टेरिटोरियल जोन है उसमें अगर इन्फ्रिंजमेंट हो रही है तो यहाँ पे लिमिटेड एनफोर्समेंट अथॉरिटी होगी और यहाँ पे एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है। फिर आता है EEZ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है। कोस्टल स्टेट्स में यहाँ पे फुल सोवरेनिटी नहीं होती है, लेकिन सोवरेन राइट्स और जुरिस्डिक्शन होती है एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज के लिए। फिर आता है हाई सीज, जहाँ पे कोई भी किसी का भी जुरिस्डिक्शन सोवरेनिटी नहीं होती है, ठीक है, किसी भी पार्ट ऑफ द सी जो कि किसी भी अदर जोन में लाई नहीं कर रहा है। ऊपर हमने देखना ना टेरिटोरियल, कंटाजियस और क्या देखा था, हाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, इन तीनों में से जो भी लाई नहीं कर रहा है वो हाई सीज हो जाएगी हमारी, और ये किसी भी स्टेट के जुरिस्डिक्शन के बाहर होता है। फिर आता है सी बेड जोनिंग सिस्टम। सी बेड जोनिंग ये किसके लिए है? ऑफकोर्स सी बेड के लिए है, सबसॉइल के लिए है, और वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं सी बेड और सबसॉइल में उसके लिए। यूएन क्लॉज एस्टैब्लिश करता है एक जोनिंग सिस्टम, कैसे? एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक आता है एरिया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो स्टेट की टेरिटोरियल सी, मतलब समझ गए टेरिटोरियल सी कहाँ तक थी? 12 नॉटिकल माइल्स तक, और EEZ तक के बाहर भी हो सकती है ये, लेकिन कौन डिसाइड करेगा? ये यूएन क्लॉज करेगा, ना कि इंटरनेशनल सीबर्ड अथॉरिटी। सीबर्ड को देख के आप सोचेंगे सीबर्ड अथॉरिटी कर रही होगी, नहीं, लेकिन सीबर्ड अथॉरिटी जो है वो माइनिंग और एक्सप्लोरेशन और माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखती है, बाकी सब जो है कौन देखता है? यूएन क्लॉज देखता है। और EEZ अगर ये नेचुरली कॉन्टेजियस है ना, अगर कॉन्टिनेंट शेल्फ जो है वो नेचुरली जा रहा है तो फिर देखा जाएगा बियॉन्ड EEZ एंड द स्टेट होल्ड सोवरेन राइट्स। और यहाँ पे सोवरेन राइट्स है क्या स्टेट के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे? हाँ ना, एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज। एरिया क्या है? कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड एक्टिविटीज रिलेटेड, ठीक है, सी बेड मंडल रिसोर्सेज जो है वो कैरिड आउट होने चाहिए, बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन काइंड एज अ होल। तो ये थोड़े से लॉन्ग वीडियो हो गया क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था और इम्पोर्टेंट तो था ही था। यहाँ पे हमने BBNC एग्रीमेंट के साथ साथ यूएन क्लॉज, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और थोड़े से डायग्राम्स कैसे बनाना है और प्रीलिम्स और मेंस के PYQs कैसे रखे हैं वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को पूरा देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। क्योंकि आजकल देखो, नो ऑफेंस टू एनीवन, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है कि कोई एस्पिरेंट जो है वो UPSC स्टडी व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, 14 आवर्स कैसे पढ़ा, वो अपना एस्पिरेंट गएंगे और पढ़ेंगे कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई वाला, और सिर्फ व्लॉग्स देखते रहेंगे, डे ड्रीमिंग करते रहेंगे। और ये नहीं कह रहे कि आपने वीडियो हमारी देखी हो, अगर आपने खुद से भी ये प्रिपेयर कर रखा है विजन IAS की मंथली मैगजीन, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है हमारे करंट अफेयर्स का, तो फिर उसके लिए मतलब तो भी आपको कंग्रेचुलेशंस ही है, ठीक है। अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन जब आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो PSC टेस्ट है, तो आपकी चॉइस जो है उसको रैशनल होना ही मांगता है भाई।
होना ही पड़ेगा आपकी चॉइस को रैशनल। तो भाई अपनी अपनी चॉइस है कि व्लॉग्स देखना है या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखनी है जो आपको वाकई में हेल्प करेंगी मेंस और प्रीलिम्स दोनों में। तो ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और नॉट टुडे, दिस वीडियो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। 6 पार्ट आएंगे, 6 या 5 पार्ट आएंगे एनवायरनमेंट के, जहाँ पे हम खटाखट सारे के सारे एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देख लेंगे। साथ ही साथ में नोट्स आई होप आप लोग बनाते चल रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं, और प्लीज़ पुरानी वीडियोज़ भी देख लें। हमें पता चल रहा है कितना किसने कितना वीडियो देख रखा है, कितना नहीं देख रखा है। 80 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मुश्किल से 5-1 लोग ही हैं जो पूरा वीडियोस देख रहे हैं। आई होप जो देख रहे हैं वो नोट्स भी बना रहे हैं, बहुत हेल्प करने वाला है बहुत आपको। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।